तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स कि जो सॉल्ट्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी किस प्रकार से होती है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्ट्स आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। कि थर्मोडायनेमिकली बात करें तो सॉल्ट्स अनस्टेबल होते हैं एंड द डिस्पर्स्ड फेज जो कॉलोइडल जो पार्टिकल्स जो होते हैं टेंड टू सेपरेट आउट ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। वो क्या करते हैं, उनकी ये प्रवृत्ति होती है कि टेम टू सेपरेट आउट खुद को अलग करने की ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग जब वो ज्यादा एक दूसरे के मतलब कि खुद को अलग करने की लॉन्ग डिस्टेंस तक अधिकतम दूरी तक। क्यों? ड्यू टू द वांडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस, वांडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस होने के कारण। अब बात करें हाउएवर, हाँ, ये स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट है, बुक में नहीं है, ये अपनी बुक का नहीं है, ये नोट्स में से है। ओके। अब बात करें कि वांडर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस हाउएवर सोल्स टेंड्स टू एग्जिबिट सम स्टेबिलिटी ड्यू टू। लेकिन बात करें जैसे कभी कभी सोल्स की क्या होती है, कुछ स्टेबिलिटी होती है, कुछ इसमें स्टेबिलिटी लाई जाती है, एग्जिबिट सम स्टेबिलिटी ड्यू टू कुछ कारण से। तो बात करें वो कौन से कारण है जिनसे सोल्स में स्टेबिलिटी लाई जाती है। तो जैसे इसमें फर्स्ट आता है कि स्ट्रॉन्गर रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स। स्ट्रॉन्ग जो रिपल्सिव फोर्स जो होते हैं, प्रतिकर्षण वाले फोर्स होते हैं बिटवीन सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स, उनके बीच में लाकर। जैसे कि हम बात करें, देखो कि ऑल कॉलोइडल पार्टिकल्स इन सॉल पजेस सिमिलर चार्ज। ये जो सारे कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, उन सब पे एक इक्वल चार्ज रहता है। अब बात करें देयर फॉर, इसलिए ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, जब विद्युत विद्युत स्थितिक प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण दीज आर नॉट एबल टू कम क्लोजर, वो एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं। विद्युत जो विद्युत प्रभाव है ना, विद्युत स्थितिक प्रतिकर्षण प्रभाव, प्रतिकर्षण के कारण ये एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाते हैं, पास नहीं आ पाते हैं। तो थस स्ट्रॉन्गर प्रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स इन सॉल प्रमोट इट्स स्टेबिलिटी। तो बात करें जो स्ट्रोंगर जितने रिपल्सिव फोर्स होगा इनके बीच में, तो फोर्सेस बिटवीन, तो द सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स, तो जो समान जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच, तो बात करें द सोल प्रमोट टू स्टेबिलिटी, तो उतनी ही जो सोल है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके। में जितना उनके बीच में प्रतिकर्षण रहेगा कोलोइडल पार्टिकल्स के बीच, उतनी ही उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बात ये है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं। देखो, स्टेबिलिटी के लिए हम फैक्टर करेंगे कि और कौन कौन से फैक्टर है जिनसे स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्टिकल सॉल्वेंट इंटरेक्शन। पार्टिकल सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होता है कि ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स, जब स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स सॉल्वेंट्स के कारण, डिस्पर्शन मीडियम के कारण जो इंटरेक्शन होता है, द colloidal particles get strongly solvated due to the solvation। तो जो colloidal जो particles हैं वो क्या होते हैं, get strongly solvated, अच्छी तरीके से घुल जाते हैं ड्यू टू द सॉल्वेशन, सॉल्वेशन में। तो बात करें कि द अफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, जो अफेक्टिव डिस्टेंस है कोलोइडल पार्टिकल का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड देयर फॉर वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, और जिससे वंडरवाल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट पार्टिकुलर जो पार्टिकल्स आर नॉट टू बी फॉर्म एग्रीगेट्स, तो वो जो बात करें जो पार्टिकल्स हैं वो एबल हो जाते हैं नॉट टू फॉर्म एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स जो। और बात करें जैसे लायोफिलिक सॉल्ट्स आर मेनली स्टेबलाइज बाय सॉल्वेशन। और बात करें इस तरीके से जो लायोफिलिक जो सॉल्ट जो होते हैं उनको मेनली मुख्यतः हमको स्टेबलाइज करा किया जाता है इस सॉल्वेशन के द्वारा। अफेक्ट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन बिटवीन द सॉल पार्टिकल्स एंड द डिस्पर्शन मीडियम। मीन्स हम बात करें स्ट्रॉन्ग जो इंटरेक्शन है करके किसके बीच, ड्यू टू द बिटवीन द सॉल पार्टिकल्स और डिस्पर्शन मीडियम के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करके हम इनको स्टेबलाइज, इस प्रकार से जो लायोफिलिक सॉल है उनको हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट,
कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन, और बात करें परसिटिपेशन। अब बात करें ये कोगुलेशन ऑफ द फ्लो बात करें फ्लोक्रिएशन एंड द परसिपिटेशन, ये क्या है। अब बात करें इसके आगे जो फिनोमेना है, कि द फिनोमेनन of the precipitation of a colloid solution by addition of the excess of the electrolyte is called coagulation or flocculation। मीन्स बात करें वह घटना जिसके अंदर हम पार्टिसिपेशन मीन्स जो मिलाते हैं, करवाते हैं किसको, ऑफ ए कॉलोइडल सॉल्यूशन में एडिक्शन ऑफ द एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एडिक्शन मीन्स मिलाते हैं किसमें, एक्सेस ऑफ अन इलेक्ट्रोलाइट, एक विद्युत अपघट्य की अधिकता में। और जो कोलोइडल सॉल्यूशन में विद्युत अपघट्य की अधिकता में जब हम मिलाते हैं, एक कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं उसमें, तो बात करें इज कॉल्ड ए कोगुलेशन, उसे कोगुलेशन एंड द फ्लोकुलेशन प्रोसेस कहते हैं। अब कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है, तो बात करें बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। In electrophoresis, the colloidal particles move towards oppositely charged electrode। ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं। तो व्हेन दिस कम इन कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रोड, और जब ये को बात करें इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आते हैं फॉर ए लॉन्ग, एक लंबे टाइम में, तो दीज आर डिस्चार्ज एंड परसिपिटेट। तो ये क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब इनका चार्ज खत्म हो जाता है, और परसिपिटेट मतलब अवक्षेप के रूप में हमें मिलने लग जाते हैं। अब बात करें देखो, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट, by mixing two oppositely charged salts, when oppositely charged salts are mixed in almost equal proportion। जब अपोजिटली जो चार्ज जो सॉल्ट्स जो होते हैं, अपोजिटली चार्ज जो सॉल्ट्स होते हैं उनको मिक्स करते हैं इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन। जब इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल अनुपात में हम उनको मिक्स करते हैं, तो देयर चार्ज आर न्यूट्रलाइज, तो उनका जो चार्ज होता है, देयर चार्ज आर न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो बोथ सोल्स, तो दोनों सोल्स जो होते हैं, मे बी पार्शियली एंड कंप्लीटली precipitate as a mixing of the ferric hydroxide। तो बात करें कि जो बोथ सोल्स, दोनों की जो सोल्स हैं, मे बी पार्शियली, पार्शियली मीन्स अच्छी तरीके से, कंप्लीटली precipitate एज द मिक्सिंग ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। वो बात करें मिक्सिंग, हम उसमें जब मिक्स करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो हमको बात करें प्लस वी ई सॉल एंड द आर्सेनियम सल्फाइड ब्रिंग्स देम precipitate फॉर्म। तो जो बात करें फेरिक हाइड्रोक्साइड है और आयरन सल्फाइड्स है ना, उसके अंदर क्या करता है वो पार्टिसिपेटेड एक अवक्षेप फॉर्म करता है। तो बात करें दिस टाइप ऑफ कोगुलेशन इज कॉल्ड द म्यूचुअल कोगुलेशन एंड मटेरियल कोगुलेशन। तो इस टाइप की जो कोगुलेशन है उसे म्यूचुअल कोगुलेशन या फिर मटेरियल कोगुलेशन कहते हैं। अब हम कोगुलेशन पढ़ेंगे बाय बॉइलिंग के द्वारा। देखो बॉइलिंग से किस प्रकार से होगा, बाय बॉइलिंग व्हेन ए सॉल इज बॉइल्ड, जब किसी सॉल को उबालते हैं, तो द एडसॉर्ब्ड लेयर इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द इंक्रीज्ड कोलिजन विद द मॉलिक्यूल इन ऑफ डिस्पर्स मीडियम। कि जब किसी सॉल्ट्स को उबालते हैं तो जो एब्जॉर्ब लेयर जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है उससे। जब किसी बॉयल को उबालते हैं, जो सॉल्ट को उबालते हैं, बॉयल करते हैं, तो एब्जॉर्ब लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इंक्रीज्ड कोलिजन, अब उसमें मतलब कि टक्कर स्टार्ट हो जाती है, कोलिजन स्टार्ट हो जाता है विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम के साथ, डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें दिस रिड्यूस द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, जिससे बात करें दिस रिड्यूस, इससे घटता है चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स पर। और बात करें एंड अल्ट्रा अल्टीमेटली दे सेटल डाउन टू फॉर्म precipitate। और वो भाई अलग होके डिस्पर्शन मीडियम से वो क्या होते हैं, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन नीचे बैठ जाते हैं। ओके। अब बात करें बाय
persistent dialysis में कैसे कि on prolonged dialysis ये मतलब ज्यादा देर तक मतलब लंबे समय तक डायलिसिस करने पर द ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सोल आर रिमूव्ड। तो जो इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल सोल के अंदर आर रिमूव्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली, वो क्या होता है कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। एंड द कॉलर्ट्स बिकेम अनस्टेबल, और कॉलर्ट्स क्या होते हैं अनस्टेबल हो जाते हैं। मीन्स उसमें कॉलर्ट्स में अगर हम कुछ विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट मिला देते तो स्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन ज्यादा टाइम तक अगर वो उसका डायलिसिस करें तो फिर वो क्या सारे विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट उसमें से निकल जाएंगे और वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब बात करें बाय एडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स द जो बात करें पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज कॉलॉइड्स बियर सम चार्ज, उन पे क्या होता है वो उन पे जो चार्ज होता है वो बियर्ड होता है हटता है। तो बात करें द पार्टिकल्स ऑन द डिस्पर्स्ड फेज कॉलॉइड्स बियर सम चार्ज व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, जब इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड होता है। तो बात करें द कॉलोइडल पार्टिकल्स टेक अप आयंस कैरिंग अपोजिटली चार्ज फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, जो कॉलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेते हैं क्या टेक अप आयंस कैरिंग अपोजिट चार्ज। आयंस वो आयंस जो कि क्या करते हैं कैरिंग अपोजिट चार्ज, वो जो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं कैरिंग करते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट से। अब बात करें एज ए रिजल्ट their charge gets neutralized and this cases the uncharged particles come to closer। इस स्थिति में जो चार्ज होता है रिजल्टेंट देयर चार्ज गेट न्यूट्रलाइज्ड, उनका चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। एंड दिस केसेस द अनचार्ज पार्टिकल्स टू कम क्लोजर, जो अनचार्ज जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं उसके पास में आ जाते हैं। एंड टू गेट कोगुलेटेड और पर्सिपेटेड फॉर एग्जाम्पल, और वो क्या हो जाता है कोगुलेटेड हो जाता है और मतलब स्कंदित हो जाता है और पर्सिपेटेड हो जाता है ना। इसको हिंदी नाम कोगुलेशन का स्कंदन है स्कंदन। ओके, और पर्सिपेटेड मिलता है। और फॉर एग्जाम्पल बात करें BaCl2 के सोल्यूशन में BaCl2 सोल्यूशन इज एडेड टू द AS2S3 डाई आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड के सोल्यूशन में जो हम मिलाते हैं तो Ba+2 के आयन जो है अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिवली चार्ज सॉल, वो नेगेटिवली चार्ज सॉल से उससे अट्रैक्टेड होते हैं सॉल पार्टिकल से। एंड देयर चार्ज गेट न्यूट्रलाइज, और उनका जो चार्ज जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब दिस लीड्स टू कोगुलेशन, जिससे जो स्कंदन है वो होता है। ओके, जो चार्ज पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करने से स्कंदन होता है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है हार्डी सुलजे लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हार्डी सुलजे का लॉ। अब इस हार्डी सुलजे के लॉ जो इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से भी, तो इसको अच्छे से देखना कि द जो कोगुलेशन की कैपेसिटी को डिफाइन करता है ये हार्डी सुलजे का लॉ। की बात करें कि द कोगुलेशन capacity of different electrolytes is different, it depends upon the valency of the active ion are called flocculating ion। बात करें जो कोगुलेशन की जो कैपेसिटी होती है स्कंदन की जो क्षमता होती है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफरेंट डिफरेंट होती है। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इज डिफरेंट, मतलब जो स्कंदन की जो क्षमता होती है कोगुलेशन की जो कैपेसिटी होती है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की अलग अलग होती है। और इट इज डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन, और वो किस पे डिपेंड करती है एक्टिव आयन की वैलेंसी पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन आर कॉल्ड फ्लोक्यूलेटिंग आयन, जिसे हम क्या कहते हैं आर कॉल्ड फ्लोक्यूलेटिंग आयन, जिसे हम फ्लोक्यूलेटिंग आयन या स्कंदित आयन कहते हैं। अब बात करें विच इज द आयन कैरिंग चार्ज अपोजिट टू द चार्ज ऑन द कॉलोइडल पार्टिकल्स। विच इज द आयन, वो कौन सा आयन है आयन जो कैरिंग चार्ज अपोजिटली, जो अपोजिटली चार्ज कैरी करता है टू चार्ज ऑन द कॉलोइडल पार्टिकल्स पे, है ना। जो मतलब अपोजिटली चार्ज जो भाई जो स्कंदित आयन है वो कॉलोइडल पार्टिकल्स के अपोजिट चार्ज देंगे जब भी तो वो न्यूट्रल होगा। तो जो फ्लोक्युलेटिंग जो आयन है वो क्या करता है विच इज द आयन फ्लोक्युलेटिंग आयन कैरिंग चार्ज अपोजिटली टू द चार्ज ऑन द कॉलोइडल पार्टिकल्स, जो कॉलोइडल पार्टिकल्स के अपोजिट चार्ज क्या होता है उसको कैरिंग करता है।
तो ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन, जितनी ज्यादा एक्टिव आयन की वैलेंसी होगी तो फ्लोकुलेटिक आयन की, तो बात करें ग्रेटर विल बी द इट्स कोगुलेटिंग पावर, तो उसकी जो स्कंदन करने की क्षमता है, कोगुलेटिंग पावर की जो क्षमता है वो और भी बढ़ जाएगी। ओके, अब देखो, कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन। जो कोगुलेशन की जो पावर है, स्कंदन की जो क्षमता है इलेक्ट्रोलाइट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन। एक्टिव आयन की वैलेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो। अब बात करें फॉर एग्जांपल कोगुलेट नेगेटिव सॉल्ट, जो कोगुलेट जो नेगेटिव सॉल्ट्स जो हमें दिए हैं जैसे डाई आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड, तो द कोगुलेशन पावर ऑफ डिफरेंट कैटायन हैज बीन फाउंड टू डिक्रीज एज ऑर्डर। जो कोगुलेशन जो पावर है, कोगुलेशन पावर ऑफ डिफरेंट कैटायन हैज बीन फाउंड टू, वो डिफरेंट पाई जाती है। द कोगुलेशन पावर ऑफ डिफरेंट कैटायन हैज बीन फाउंड टू डिक्रीज इन ऑर्डर। किस ऑर्डर में डिक्रीज होती है, देखो कि Al+3 उसकी सबसे ज्यादा, फिर Mg+2 की, और फिर Na+ की। ओके, और फिर नीचे बात करते हैं, similarly to coagulate a positive salt such as FeOH का whole thrice। अब हम समांतर समांतर रूप से बात करें, coagulate a positive salt, जो एक पॉजिटिव सॉल्ट की, जैसे सच एस FeOH का whole thrice, फेरिक हाइड्रोक्साइड का whole thrice, तो द coagulating power of different ion has been found to decrease in the order। तो जो coagulating power है, स्कंदित जो क्षमता है डिफरेंट एनायंस की, हैज बीन फाउंड टू बी डिक्रीज इन ऑर्डर, तो इस ऑर्डर में घटती है। जैसे FeCN6-4 के सबसे ज्यादा, फिर PO4-3 की, फिर SO4-2 की, फिर Cl- की। ओके, अब बात करते हैं कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन वैल्यू की। कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन जो वैल्यूज हैं, जो आगे की तरफ हम देखेंगे, तो हम इसको नॉर्मली जनरल समझ लेते हैं और आगे इसमें देखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद अपना गोल्ड नंबर और इमल्शन, बस दो प्रोसेस रहती हैं, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो कल हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट सॉलिड वाला अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन वैल्यूज देखो कि द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट, जो सबसे कम कंसंट्रेशन उस इलेक्ट्रोलाइट की, विच इज रिक्वायर्ड टू केस ऑफ द कोगुलेशन, जो कोगुलेशन के लिए जरूरी होती है, और फ्लोकुलेशन के लिए, ऑफ ए सॉल्ट इज नोन एज द फ्लोकुलेशन वैल्यू, उसे फ्लोकुलेशन वैल्यू के नाम से जाना जाता है। ओके, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड टू केस द कोगुलेशन, जो कोगुलेशन के लिए आवश्यक है और फ्लोकुलेशन के लिए, ऑफ ए सॉल्ट इज नोन एज द फ्लोकुलेशन वैल्यू। अब देखो यहाँ पे कि द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो नंबर ऑफ मिलीमोल्स है किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के, वो रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट ए द कोगुलेशन, वो किसी, बात करें रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट किसी, ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन, वो एक, बात करें 1 लीटर कोलोइडल सोल्यूशन के कोगुलेशन के लिए जरूरी होते हैं, उनको काम में लेते हैं। तो जो सोल्यूशन है इज कॉल्ड द फ्लोकुलेशन वैल्यू, तो उसे हम फ्लोकुलेशन वैल्यू कहते हैं। थस ए मोर एफिशिएंट फ्लोकुलेटिंग एजेंट शैल हैव लोअर फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। जो इसलिए हम बात करें ए मोर, जितना ज्यादा एफिशिएंट जो फ्लोकुलेटिंग जो एजेंट होगा, शैल हैव लोअर फ्लोकुलेटिंग वैल्यू, उसकी उतनी ही, बात करें लोअर क्या होगी, फ्लोकुलेटिंग वैल्यू होगी। ओके, तो आज का अपना टॉपिक इतना ही था। ओके, अब इससे आगे हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। कल ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा सॉलिड, और सॉलिड हमको बिल्कुल अच्छे से करना है सॉलिड, और काफी लेंथी होगा। कोशिश ये करूंगा कि मैं सॉलिड के आपको वीडियोस अपलोड करके दूं। ओके, कोशिश में ज्यादातर ये करूंगा कि उसके वीडियोस अपलोड करके दूं लेंथी लेंथी, जिससे आपका सॉलिड जल्दी कंप्लीट हो। ओके, अब 1 मिनट पहले मुझे